आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन, बताई मध्य प्रदेश की खूबी। एकनाथ शिंदे को एक और झटका, सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसले ने बढ़ाई सियासी हलचल। भगवंत मान कभी भी थाम सकते हैं भाजपा का दामन, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा दावा। दिल्ली में महिलाओं के लिए महिला का महिला से मुकाबला, इतिहास में पहली बार बना ऐसा संयोग, तगड़ा होगा शहमाद का खेल। महाकुंभ में खुले में शौच पर एनजीटी नाराज, यूपी सरकार से कहा ये आपकी जिम्मेदारी। जेलेंस्की ने किया इस्तीफे का ऐलान, मांगी नाटो की सदस्यता। अब समाचार विस्तार से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा कि बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने परिवर्तन का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहाँ बिजली और पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी, कानून व्यवस्था की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब थी। ऐसी हालत में यहाँ इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहाँ की भाजपा सरकार ने शासन पर फोकस किया। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एक बार फिर से अनबन देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को एक और झटका देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएसपी आधारित कृषि उपज खरीद में अनियमितताओं को लेकर लाल झंडा उठाया है। सरकारी आदेश में पूर्व विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ को प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार नोडल एजेंसियों की नियुक्ति, तैयार की गई रणनीति और खरीद के लिए एजेंसियों के चयन के संबंध में एक नई नीति स्थापित करने की तैयारी में है। साथ ही मापदंड पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कृषि उपज खरीद में कोई अनुभव नहीं होने और राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रवेश करने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए नेफेड सूची में शामिल नोडल एजेंसियों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। इन एजेंसियों की समीक्षा के बाद सरकार ने नई नोडल एजेंसियों पर फैसला लेने और उनके संबंध में एक समावेशी नीति बनाने के लिए 6 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ऐसी एजेंसियों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है, खासकर उन एजेंसियों के कारण जिन्हें प्याज और सोयाबीन की खरीद का कोई अनुभव नहीं है। 2 साल पहले तक राज्य में केवल 8 एजेंसियां ही काम कर रही थी। हालांकि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और उनके पास विपणन विभाग था, तब इन एजेंसियों को परमिट देने के लिए नेफेड को प्रस्ताव भेजे गए थे, जिन्हें बाद में मंजूरी दे दी गई थी। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के 35 से 40 विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि मान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और वो कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बाजवा ने यह भी दावा किया है कि आपके 35 से 40 विधायक भी भाजपा आलाकमान और केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं, जो कभी भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाजवा ने कहा कि जो विधायक भाजपा के संपर्क में है वो मान की वजह से नहीं है। भगवंत मान के साथ तो खुद उनके परिवार के लोग भी नहीं है और न ही कोई विधायक है, लेकिन दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक भाजपा के संपर्क में आ चुके हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल पंजाब से भगवंत मान को हटाने
बनाने की तैयारी करेंगे, वैसे ही भगवंत मान पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस नेता के इस दावे को खारिज कर दिया। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पठानकोट से विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि हमें पंजाब में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो पहले ही जनता नकार चुकी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तानियों को धूल चटाई। इस बार देखा गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले से ही मानसिक रूप से हारे हुए थे। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। बधाई, राष्ट्र को बधाई, कोहली को बधाई, टीम इंडिया को बधाई। उन्होंने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। हम लोग तो पहले से जान रहे थे और इस बार तो सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर पहले से ही मानसिक रूप से हारे हुए थे और पाकिस्तान के जो पुराने क्रिकेटर हैं वो सभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान जीतेगा। हिंदुस्तान ने अपनी जीत का परचम लहराया है और हमें पूरी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर आएगी। कोहली और कोहली की टीम विजेता बनकर के आएगी। धर्म को सबसे ज़्यादा बांटने की कोशिश तो संघ और भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच में धर्म को, देश को एक रखना चाहते हैं तो ये समाज की जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो संघ में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दशानन के 10 सर की तरीके से हैं, कोई चेहरा कुछ कहता है, कोई चेहरा कुछ कहता है, लेकिन पैर उसके सिर्फ 2 हैं, वो चलते सिर्फ विभाजनकारी नीति की तरफ। दिल्ली की जनता से किए गए तमाम वादों को पूरा करने से बचने के लिए अभी से बहाने ढूंढने में जुटी भाजपा पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारी खजाना खाली होने का बहाना न बनाए। जनता ने उसे जनादेश दिया है और अब वो दिल्ली वालों से किए गए अपने सारे वादे पूरे करें। उन्होंने कहा कि 10 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा को आर्थिक रूप से विकसित और एक मजबूत सरकार सौंपी है। 4 करोड़ का बजट था, लगभग 2.5 गुना बजट दिल्ली की जनता के लिए बढ़ाकर गई है आम आदमी पार्टी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन काम भी हुआ है और दिल्ली का बजट भी बढ़ाया गया है और वो आंकड़े मौजूद हैं। इसमें खाली झूठ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसके तो आंकड़े मौजूद है ना कि 32,000 करोड़ से दिल्ली का बजट 10 साल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में 77,000 करोड़ पहुंचा। तो आपने जो वादा किया दिल्ली के लोगों से वो वादा पूरा कीजिए। 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा पूरा कीजिए। उसके नाम पे ये बहाना तो कोई नहीं मानेगा कि दिल्ली का बजट घाटे में है। दिल्ली की सियासत पूरी तरह से महिलाओं के इर्द गिर्द सिमट गई है। दिल्ली में 27 साल के बाद लौटी भाजपा ने रेखा गुप्ता को सत्ता की बागडोर सौंपी। भाजपा ने महिला सीएम बनाया तो आम आदमी पार्टी ने भी महिला दांव चलते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए आतिशी को चुना है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले। इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। दिल्ली की 8वीं विधानसभा के पहले सत्र पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं और विश्वास था उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। हमने जो वादे किए उसे हम पूरा करेंगे। मैं अपनी विपक्ष की पार्टी से कहना चाहता हूं कि हमें उनका साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा के सत्र में अच्छे प्रस्ताव पास हों और अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सके और हम दिल्ली को विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। और मैं साथ ही हमारी जो विपक्ष की पार्टी है उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें उनका भी साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र
इसमें अच्छे प्रस्ताव पास हों, अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सकें, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें और हम दिल्ली को, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, मगर हम एक अच्छी सुंदर विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। समय समय पर आप सबको बताया जाएगा और हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में 24 घंटा 365 दिन एक करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। गांव में, कॉलोनियों में, झुग्गियों में जो विकास की कमी है उसको पूरा करेंगे और एक अच्छी विकसित दिल्ली बनाएंगे। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शिवपाल ने कहा कि खराब व्यवस्था के चलते महाकुंभ में सारी घटनाएं हो रही हैं। भाजपा ने जमकर प्रचार प्रसार तो कर लिया, लेकिन महाकुंभ में उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। सपा नेता ने कहा कि वीआईपी लोगों को साफ पानी देने के चक्कर में जनता को गंदा पानी दिया। साथ ही महाकुंभ हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं की सही संख्या नहीं बताने का आरोप लगाया। और फिर जब गंगा सर, कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर के आप लोगों ने हमेशा सरकार को घेरा है। एक बड़ा संवेदनशील मामला आया है, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है कि महिलाओं के जो कपड़े बदलते हुए, नहाते हुए वीडियो वहां बनाए जा रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी भी इस मामले में हो रही है। तो देखिए, मैंने कई बार कहा कि ये आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है। और साफ पानी भी नहीं दे पाए। और साफ पानी तो अगर दिया तो केवल वीआईपी लोगों को, और जो इन्होंने प्रचार प्रसार करके सबको बुला लिया है। हमेशा कुंभ तो हमेशा लगा है, सदियों पुराना कुंभ था। हमारी सरकार में भी 2 बार कुंभ, तो कभी अव्यवस्था नहीं हुई है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है और कुंभ लगा ही आया। और जो इन्होंने कहा था 100 करोड़, और फिर इनकी गिनती बहुत मजबूत है, तुरंत गिन लिए। और मरे हुए जो घटना हुई है, जो मरे हैं 2-2 जगह, उनकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई। यूपी के संभल की जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने एसआई के मेरठ कार्यालय को पत्र भेजा है। इसमें जामा मस्जिद की पुताई व सजावट किए जाने के लिए अनुमति मांगी गई। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने कहा है कि रमजान माह से पहले जामा मस्जिद में सफाई, पुताई व सजावट कराई जाती है। ये सालों से कराई जाती है। डीएम ने बताया कि एसडीएम को मस्जिद की सफाई और पेंटिंग के लिए एक आवेदन मिला था, जिसे बिना किसी संशोधन के एसआई को भेज दिया गया है। विवादित ढांचा है वो वर्तमान में एएसआई की प्रॉपर्टी है और माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर अभी कुछ भी आगे कार्रवाई करने पर भी रोका गया है। इसी क्रम में एक आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। और सर देखा जा रहा है कुछ जगह से प्लास्टर भी झट रहा है उसका। कोई भी जो पुराना मॉन्यूमेंट है, यदि वो उसी अवस्था में रहता है तब तो काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन जब इस पर बार बार पुताई की गई लंबे समय तक, तो इसका जो मूल अवस्था है वो भी इसकी नहीं रही। और एक बार प्लास्टर पेंट या कोई प्लास्टिक पेंट करने के बाद बार बार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्तमान में जो भी आवश्यकता है वो एएसआई निश्चित करे। हमने पत्र को मूल रूप से एएसआई को प्रेषित कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में खुले में शौच को लेकर यूपी सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मांग वाली याचिका पर एनजीटी में सुनवाई हुई। एनजीटी ने यूपी सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, इस पर आप तुरंत ध्यान दें। इस मामले में अब तक यूपी सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल ने फिलहाल इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं यूपी सरकार ने एनजीटी में कहा है कि इस मामले में हम पहले से ही तैयारी किए हुए हैं, जिसको लेकर हम अपना जवाब दाखिल करेंगे। यूपी सरकार की तरफ से यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि हम इस मामले में ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। एनजीटी ने इस मामले में यूपी सरकार को गंभीरता से उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि हम अपना विस्तृत आदेश बाद में पारित करेंगे। याचिकाकर्ताओं में एनजीटी में अपील कर रहा है कि अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने महाकुंभ नगर में ह्यूमन वेस्ट को निपटाने के लिए अनेकों अत्याधुनिक टॉयलेट्स लगाए हैं, लेकिन इन सुविधाओं की कमी या साफ सफाई की कमी की वजह से बहुत से लोग गंगा नदी के तट पर खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। याचिका के मुताबिक लाखों श्रद्धालु और उनके परिवार पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण खुले में शौच कर रहे हैं। इन समस्या के समाधान के लिए न सिर्फ बायो टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि उनकी सफाई और देखरेख का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही यूपी सरकार पर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए 10 करोड़ रुपए का पर्यावरण जुर्माना भी लगाने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार जा रहे हैं। उनके बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रहा है। पीएम के पहुंचने से पहले ही आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन पर जमकर हमला बोला है। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पिएंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे। दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए, ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरा में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा और आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार से सवाल पूछे हैं। देखिए, सरकार ऐसे तानाशाही करे, ऐसा होता नहीं है। आप विपक्ष को बोलने ही नहीं दो, आपके मंत्री खुद चला के गतिरोध पैदा करें और उसके बाद आप सुलह भी नहीं करना चाहें। लगातार आप देख रहे हो 3 दिनों से हम लोग विधानसभा के अंदर रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, और इनको जरा सा भी ये नहीं है कि भाई ये भी माननीय सदस्य हैं और इनके भी यहाँ पे अधिकार हैं, इनकी भी यहाँ पे बात होनी चाहिए। उन बातों पे तो कोई ध्यान ही नहीं है। आज हम आने वाले समय के लिए रणनीति भी तय करेंगे। हमारे विधायक दल की बैठक भी है और विधानसभा घेराव का भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा।
इस प्रकार से अगर ये लोग करेंगे तो लगातार इस प्रकार के प्रदर्शन हमको करने पड़ेंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने पद से हटने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर ज़ेलेंस्की की आलोचना कर चुके हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में शांति और आप चाहते हैं कि मैं अपना पद छोड़ दूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन आपको यूक्रेन को नाटो में शामिल करना होगा। ज़ेलेंस्की ने कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे तुरंत पद छोड़ देंगे। कीव और उसके यूरोपीय सहयोगी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की पर हमलावर रुख रियाद में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई बैठक से घबराए हुए नजर आ रहे हैं। रियाद वार्ता में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया था। पिछले सप्ताह के दौरान कई बार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने ही इस युद्ध को शुरू किया है। वो ज़ेलेंस्की अपने देश में अलोकप्रिय हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप की टिप्पणियों से नाराज नहीं है और यूक्रेन में मार्शल लॉ समाप्त होने के बाद वो चुनाव में अपनी लोकप्रियता का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।